वेलकम टू आप तक विद मेहर तारर। हमारे आज के मेहमान हैं पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। उनके साथ हम मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी, क्योंकि ये मेरा इस चैनल पे पहला शो है, सो यू आर अ वेरी स्पेशल गेस्ट फॉर मी, सो थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। तो लेट्स स्टार्ट विद कोरोना वायरस, क्योंकि आप बहुत वोकल रहे हैं उसके सिलसिले में, उसके प्रिवेंशन के SOPs के बारे में। पिछले कुछ महीनों से पूरी कौम बहुत तकलीफ़ में और अभी भी है, और फ्लैटनिंग ऑफ कर्व के बावजूद अभी ये तकलीफ़ का वक्त जारी रहेगा, पता नहीं कब तक। तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहते हैं कि SOPs को किस तरह फॉलो किया जाए, और आप इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस जो है ये पूरी दुनिया में अचानक आया है। कोई भी कौम, कोई भी मुल्क, कोई भी सोसाइटी जो है वो इस बीमारी के लिए तैयार नहीं थी, और उनको नहीं पता था कि कौन से इक़दाम करने हैं, इस बीमारी के लिए एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करनी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस पे काम किया, इस पे अवेयरनेस कैंपेन शुरू की। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो जब कोरोना पाकिस्तान में आया है हमारा ये था कि लोग इसको हकीकत मानने के लिए तैयार नहीं थे। लोग कहते थे ये एक साजिश है, लोग कहते थे कि ये लोगों को मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने से रोकने की एक तरीक़ाकार बनाया गया है, या ये हमारी हुकूमत जो है ज़्यादा डॉलर लेने के लिए ज़्यादा मरीज़ दिखा रही है। तो ये बहुत ख़तरनाक बात थी कि जब आप एक हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार हो। बिल्कुल। पहला तो हमारी हुकूमत का भी, और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, हमारे प्रिंट मीडिया ने, हमारी यूट्यूब है, फेसबुक है, एवरी टूल जो मेरी डिस्पोजल पे था हमने इस्तेमाल किया, और टिकटॉकर को भी किया, और टिकटॉकर को इस्तेमाल करने के बाद जो शोर बरपा हुआ वो भी सबके सामने है। लेकिन मैं समझता हूँ कि दैट वाज राइट थिंग टू डू। अगर लोग टिकटॉकर की बात सुनते हैं तो क्यों नहीं उनको इस्तेमाल करें। हर टूल जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहला चैलेंज तो हमारा ये था। दूसरा चैलेंज ये था कि बेड्स नहीं थी हस्पताल में। अगर मरीज़ आते हैं, बेड्स नहीं हैं तो बहुत बड़ा इशू है। फिर टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी टोटल 4-5 हज़ार की थी पूरे मुल्क में। इक्विपमेंट नहीं थे, सैनिटाइज़र नहीं थे, मास्क नहीं थे, सर्जिकल मास्क नहीं थे, PPEs नहीं थी। तो हमें डॉक्टरों को भी आर्म करना था ऐसे कि जिन्होंने अपनी जान को खेल के दूसरों की जानें बचानी। बीमारी थी भी ऐसी जिसका पता भी नहीं चलता उस बीमारी। तो इसके लिए एक बहुत, मैं समझता हूँ कि बड़ा ये हमारी एज नेशन का, हमारी हुकूमत का, तमाम पाकिस्तानियों का, कि हमने इसका भरपूर तरीके से मुकाबला किया। और उसके बाद जब ईद उल फितर आई तो ईद उल फितर में हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की। लोग शॉपिंग सेंटर में बड़े रश वहाँ पर हो गए, और उसके बाद उसका नतीजा हमने देखा कि 2-3 हफ्ते बाद फिर एक हाई पाई कोरोना के फैलाव में। लेकिन उसके बाद जब हमने स्मार्ट लॉकडाउन शुरू किया और SOPs पे सख्ती के साथ अमल करवाया तो माशाल्लाह अब जो है अंडर कंट्रोल है। अब नेक्स्ट ये है कि हमारा नेक्स्ट चैलेंज जो है ईद उल अज़हा है। उसके बाद सेकंड चैलेंज हमारा जो है वो मुहर्रम उल हराम है। और फिर बच्चों के स्कूलों का खुलना, फिर बच्चे के स्कूलों का तो जब खुलेंगे उस वक्त फिर इंशाल्लाह चीज़ें बहुत कंट्रोल हो चुकी होंगी। तो हमारी ये 2 चैलेंज हैं। अगर हमने SOPs पे अमल किया, सोशल डिस्टेंस रखा, ईद उल अज़हा पे हमने कोशिश की कि सादगी के साथ मनाएं, कुर्बानी जो हमने करनी है उसमें गंदगी न फैलाएं, कुर्बानी की बाकियात को महफूज तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, और फिर उसके बाद मुहर्रम अल हराम में SOP पे अमल हो, तमाम बारगाहों में सोशल डिस्टेंस रखा रहे, घरों में जो मजालिस हैं उनमें एहतियात बरती जाए। फिर जो जुलूस निकलने हैं उसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। आज मेरी शियती उलमा इकराम से मीटिंग हुई है और मैंने यही उनसे बात कर रहा था कि सबसे मुश्किल टास्क ये होगा कि जब जुलूस निकलेंगे तो कैसे आप सोशल डिस्टेंस रखेंगे। तो ये चैलेंजेस है। अगर हमने इन चैलेंजेस पे काबू पा लिया तो इंशाल्लाह फिर मैं बड़े हम वसूख के साथ कहते हैं कि ज़िंदगी अब नॉर्मल होना शुरू हो जाए। मुझे आप ये बताएं कि अभी सबने देखा है कि इस वक्त जो हज हो रहा है वहाँ पे सिर्फ सऊदी नेशनल्स हज कर रहे हैं, और उसमें भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बीच में से, फॉर इंस्टेंस हो जैसे कंकरियाँ फेंकनी है वो भी उन्होंने उसके बीच में लिफाफों में उनको बंद कर दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने किसी को हज के लिए नहीं अंदर आने दिया और सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे रखी है। तो अगर सऊदी अरेबिया में जो मुसलमानों के लिए
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है, सबसे ज़्यादा मुकद्दस जगह है, वहाँ पे ये सारा कुछ हो सकता है किसी शोर के बगैर, किसी चीज़ किसको पर्सनल नहीं लेना कि अगर वो लोगों को कह रहे हैं कि एक दूसरे से पीछे हटें तो वो ये नहीं कह रहे कि हम मज़हब के ख़िलाफ़ बात करें। तो यहाँ पे आप किस तरह देखते हैं अगर आप किसी को किसी भी मस्जिद में इबादत से या मुहर्रम का जुलूस है के जो हमारे उलमाए कराम हैं या हमारी लीडरशिप है, मैं उनसे यही कहता हूँ, देखो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो सऊदी अरब को फॉलो करता है, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो ईरान को शीती कम्युनिटी वहाँ फॉलो करती है। तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि जो प्रोटोकॉल, जो SOP, जिस एहतियाती तदाबीर को सऊदी अरब इस्तेमाल कर रहा है, जो एहतियाती तदबीर ईरान में हो रही हैं, सिंपल है, किसी को फॉलो करना तो मुश्किल नहीं होता, तो हम उनको फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह फिर कोई मसला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सो का मूविंग फॉरवर्ड वफाक में और यहाँ पे दोनों दोनों जगहों पे PTI की गवर्नमेंट है, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर साहब दोनों ही PTI के हैं। तो आप उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट की कामयाबी या नाकामी को किस तरह देखते हैं? आपका उनके साथ, आपका फॉर्मली इनफॉर्मली आप उनके साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं? देखिए, मैं अर्ज करूँ, हाँ। बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बड़ा क्लियर है, वो गवर्नर का रोल भी मुतय्यन करता है, बिल्कुल, वो चीफ मिनिस्टर का रोल भी बताता है, वो स्पीकर ऑफ द असेंबली जो है उनका भी रोल बताता है। तो जब से मैं गवर्नर बना हूँ, कम अज़ कम एक बात ज़रूर है कि जो मेरा अपना रीमेट है या जो मेरा दायरा इख्तियार है, उन्होंने आज तक उसमें दखल नहीं दिया, और मैंने भी जो उनका दायरा इख्तियार है उसमें दखल नहीं देता। तो इसलिए हमारी कोई आपस में ऐसी बात नहीं है, हमारी एक गुड अंडरस्टैंडिंग है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है गवर्नेंस का, यहाँ का ताल्लुक है लोगों के बेसिक इश्यूज़ का, बहुत बड़े चैलेंजेस थे जब हमने हुकूमत ली है। तो सबसे बड़ा तो करंट अकाउंट डेफिसिट का बहुत बड़ा इशू था, बजट डेवलपमेंट का जो 640 बिलियन रुपीस था उसका कम करके आधा रह गया, 300 रह गया। तो उससे आप अंदाज़ा कर लें कि फिर सड़कों पे भी असर होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी असर होना है। और हमने कोई खुशी से ये बजट कट नहीं किया, बजट इसलिए कट करना पड़ा कि हमारा जो है, हम नेशनल जो है दिवालिया हो जाते अगर हम अपनी चादर अपने पाँव देख के ना फैलाते। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं समझता हूँ फिर कोविड-19 आ गया, इसके बहुत बुरे असरात हुए। तो हमारा चैलेंज मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू द शो। तो अगर कोई 2 चीज़ें फॉर इंस्टेंस हाईलाइट करनी हो कि इस गवर्नमेंट ने, इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने इन 2 चीज़ों में बहुत अच्छा काम किया है, 2 सेक्टर्स में, तो आप किन को हाईलाइट देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि या तो ये है कि सिर्फ पंजाब की गवर्नमेंट क्रिटिसाइज़ हो रही है, पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट भी क्रिटिसाइज़ हो रही है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो क्रिटिसिज्म जो है वो तो एक जमहूरियत का हिस्सा है, मीडिया भी करेगा, अपोजिशन भी करेगी, जितना मर्जी आप अच्छा कर लें, जितना मर्जी परफॉर्मेंस कर लें। कभी दुनिया की किसी अपोजिशन ने कहा है कि गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है? ये एक डिप्लोमेटिक सेटअप है जिसके तहत लोग जो हैं वो चलते हैं। तो जहाँ तक आपने फरमाया कि क्या किया है जिस पे हम कह सकें कि ये हमने अचीवमेंट कर ली है, मेरे अपने ख्याल में कोविड-19 को जिस तरीके से पंजाब हुकूमत में डील किया है, इससे कोई शख्स भी जो है वो डिनाई नहीं कर सकता। हमारी जो है मिनिस्टर्स की जो टीम है, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हमारी हेल्थ मिनिस्टर है, हमारे ऑफिसरी, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, तो इन सब लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया। और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को हमने गलत साबित कर दिया। पूरी दुनिया ये कहती थी कि कोई ना कोई मसला जो है बन जाएगा, जो है बहुत ज़्यादा इसका फैलाव। फिर हमने अगर कहें कि दूसरा बहुत बड़ा काम हमने ये किया है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको सियासत को निकाला है यूनिवर्सिटी से। हमने बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि जितने भी हमने वाइस चांसलर लगाए हैं वो तमाम के तमाम इंशाल्लाह मेरिट पे लगाएंगे, आइंदा भी, और मेरिट पे लगाए हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत जो है अब पॉजिटिव काम जो है वो होना जो है वो शुरू हो गया है। और उसके बाद हेल्थ कार्ड बहुत बड़ा कारनामा है कि गरीब लोग जो इलाज ना होने की वजह से मर जाते थे, उन हेल्थ कार्ड जो हैं लोगों को दिए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि कारनामा। ये महंगाई, क्योंकि वो आम नॉर्मल जो जनता है, लोग हैं, जो आवाम है, वो तो यही देखते हैं ना कि महंगाई बहुत ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इवन दो टेम्पररी, आई होप कि इट्स अ टेम्पररी इशू। का जो इशू है
वो बेसिक नीड्स हैं। दो चीज़ें हैं आवाम जिससे जो हैं जो चाहते हैं। एक तो आवाम चाहते हैं कि उनको जो बेसिक ज़रूरी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उनकी अफोर्डेबल प्राइस पे उनको मिल सके, चाहे वो चीनी है, आटा है, घी है, नमक है, दालें हैं, फ्रूट है, ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर इंशाल्लाह पूरी कोशिश हो रही है कि जितना भी मुमकिन है उस पर हम काम जो है वो करें। मैं तो नहीं कर रहा, पर ये करना तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने है और उसकी है, लेकिन इस पे डिस्कशन है कि हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है आवाम के साथ। प्राइम मिनिस्टर की बड़ी क्लियर विजन है, प्राइम मिनिस्टर की क्लियर इंस्ट्रक्शन हैं कि अवामी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं उनमें किसी किस्म की भी कमी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की उसमें जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होनी चाहिए। तो उन इंस्ट्रक्शंस को, उस विज़न को आगे लेके मैं समझता हूँ कि पंजाब की हुकूमत जो है अपने मुमकिन जो भी पॉसिबल है वो कर रही है। आपसे क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है लोगों के साथ। नहीं, मेरा इंटरेक्शन ज़रूर है, लेकिन आपने कोविड-19 उन दिनों में आपने बहुत ज़्यादा राशन बहुत ज़्यादा तकसीम किया, आप हर शहर में जा रहे थे, आपने बहुत ज़्यादा उस सिलसिले में देखिए मेरा अपना ख्याल है कि मेरा जितना इंटरेक्शन ड्यूरिंग लोगों के साथ था शायद ही किसी का हो, इसलिए कि मैं शहरों में गया, मैं मोहल्लों में गया, हमने राशन लोगों को तकसीम किया, हमने यहाँ लोग राशन लेके आते थे, जा रहे हैं, मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जेलों में चीज़ें पहुँचा रहे हैं, रोज़ मीटिंग्स यहाँ पर हो रही हैं, डोनर्स रोज़ यहाँ पर आ रहे हैं, फंड रेजिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड की। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की। क्योंकि आप तो खैर वैसे भी सरवर फाउंडेशन के थ्रू भी बहुत काम करते हैं, तो आपको क्यों, व्हाई डिड यू थिंक कि जब कोरोना वायरस की मैं आपसे अर्ज करूं कि जब मैं पिछली दफ़ा गवर्नर बना था तो चूँकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि गवर्नर का तो काम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, एग्जेक्टिव जो है डे टू डे रनिंग है, उसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं होता। तो मैंने उस वक्त सोचा कि क्योंकि बहुत सी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे NGOs हैं जो अपने अपने तक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, कोहीजन, कोऑपरेशन नहीं है। तो अगर हम इन चीज़ों को कोऑपरेट करेंगे और इकट्ठे मिलके चलेंगे तो हमारा ये ईमान था कि चीज़ें जो हैं माशाल्लाह बेहतर जो हैं वो लोगों को पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए मैंने एक पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क बनाई थी जिसकी पहले 65 ऑर्गेनाइजेशन थी और ड्यूरिंग कोविड-19 उनकी तादाद 150 ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच गई है। तो फिर हमने उन NGOs को, जब ये कोविड-19 शुरू हुआ तो हमने फ़ौरन NGOs को बुलाया कि भाई बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, दुकानें बंद हैं, लोगों के रोज़गार नहीं हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, चूल्हे बंद हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमने माशाल्लाह यहाँ पर एक मीटिंग की जिसमें हमने फ़ैसला किया कि हम लोगों को मास्क सप्लाई करेंगे, सर्जिकल मास्क देंगे, सैनिटाइज़र जो हैं लोगों के देंगे, अपने डॉक्टर को PPEs देंगे, जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट हैं वो भी पूरी करेंगे। फिर ख़ासकर हमने फ़ैसला किया कि राशन पैक जो है तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों को राशन तकसीम करेंगे। तो हमारा पहले टारगेट था कि हम 3 लाख राशन जो है फैमिली में तकसीम करेंगे। तो अब माशाल्लाह हमारा टारगेट हमने 1.3 मिलियन अचीव कर लिया है और हमारा टारगेट है कि 1.5 मिलियन, अभी भी हम कर रहे हैं। 15 लाख लोगों को इंशाल्लाह हम राशन जो है हमने घरों में तकरीबन पहुँचाया है, जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी NGOs की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और तकरीबन 550 करोड़ वर्ष तक NGOs जो हैं हमारे ये लोगों में चैरिटी जो है वो कर चुके हैं और ये बहुत ही प्राइड है हमें अपने NGOs पे, मुखय्यर हजरात पे कि इस मुश्किल वक्त में वो गरीबों के साथ, मुस्तक अफराद के साथ खड़े। अच्छा, दूसरी आपने बात की है कि हम अपने एजेंडा जो था हमारा पुलिस रिफॉर्म का एजेंडा था, जैसे एजुकेशन रिफॉर्म का एजेंडा था। क्योंकि देखिए ना, मेन चीज़ें तो 2 ही हैं ना जी, 3 चीज़ें मैं समझता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं पब्लिक के लिए, आवाम के लिए। एक तो हेल्थ रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म, और तीसरे रूल ऑफ लॉ और गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस में यह है कि लोग जो हैं अगर किसी के, और मैं तो अक्सर अपने कोलीग से भी कहता हूँ कि गुड गवर्नेंस डजंट कॉस्ट एनी मनी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए तो पैसा चाहिए, गुड गवर्नेंस के लिए तो हमने सिर्फ अपना जो ऑफिसर्स हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको कहना कि भाई आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप ईमानदार हैं, सिंपल बना दिया इसको, बहुत अच्छी बात है कि आप ईमानदार हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी निचली सतह पे पहुंचेगी उस वक्त जब हमारा SHO, तहसीलदार, हमारा पटवारी पैसे लेने बंद कर देगा,
और लोगों के काम जो हैं आसानी के साथ काम करेंगे। और जो क्लर्क बादशाह हर जगह बैठे हैं और हर फाइल रोक के बैठे हैं, वो फाइल जो है वो चलती रहेगी। तो ये अभी मैं समझता हूँ कि अभी हम वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन हम ये कहें कि स्टेज पे पहुँच गए हैं, हमारी विजन है, हमारी सोच अब भी है कि हमने अदारों को डिसेंट्रलाइज करना है, हमने अदारों को डी पोलिटिसाइज करना है, हमने अदारों को अकाउंटेबल बनाना है। तो वो अभी हमारी इंशाल्लाह विजन है, उसके तहत। लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक एंड विल कम बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। जी सर, अगर एक सिंपल यस नो में, क्या आपके ख्याल में पीटीआई गवर्नमेंट अपने इलेक्शन के वादों को पूरा कर रही है? देखें, ये मुश्किल सवाल आपने किया है कि हमारे बहुत बड़े चैलेंजेस थे। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं अर्ज करूं कि कोई भी चीज़ को बेहतर करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। पैसे के बगैर ना आप एजुकेशन बेहतर कर सकते हैं, ना हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, ना यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं। पहले हमारा चैलेंज था कि हमने अपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस है उसको कैसे कम करना है। फिर हमारा चैलेंज था कि ये जो हमारी दिवालिया होने वाले हैं, हमने लोगों की पेमेंट कैसे करनी है। फिर जब चीज़ें करंट अकाउंट डेफिसिट को हम तकरीबन 3 बिलियन पे लेके आए हैं, तो उसके बाद फिर बदकिस्मती हमारी ये हुई कि ड्यूरिंग कोविड-19 बहुत बड़ा लॉस हुआ है। बड़ी बड़ी दुनिया की इकॉनमीज बैठ गई हैं, बड़े बड़े बिजनेस फेल हो गए हैं। जो 24% इकॉनमी जो है एक महीने में बरतानिया की इकॉनमी जो है श्रिंक हुई है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन इस पे इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जितनी हमारी डायरेक्शन, ऑल आई एम सेइंग इज, अब हमारी कमिटमेंट इज राइट, हमारी डेडिकेशन इज राइट, हमारी विजन इज राइट, एंड our commitment is there and we are moving in the right direction। अगर सुपरफिशियली इस वक्त लोगों में एक बहुत डिसइल्यूजनमेंट है, आम लोगों में, और मायूसी जो मैं पहले भी बात करी, आप अपने तौर पे क्या कहना चाहेंगे? अब मैं ये नहीं कहूँगी अब उस तासुर को बदलने के लिए क्या करेंगे। अब आप आवाम से इस वक्त अगर बात कर रहे हो डायरेक्टली से, लेकिन जी मैं आवाम से ये कहूँगा कि ये एक मुश्किल वक्त है, आवाम के लिए भी बहुत मुश्किल है, हुकूमत के लिए भी बड़ा मुश्किल है। इस मुश्किल वक्त में जब आता है तो इकट्ठे मिलके उस जो ये तो अल्लाह की तरफ से आई है ना, ये तो हमारे इख्तियार में नहीं है, ये किसी मुल्क के इख्तियार में नहीं है, ये तो मुसीबत आई है हम पे अल्लाह की तरफ से आई है। तो अल्लाह करे कि जिस तरीके से हमने कोरोना वायरस पे काबू पाया है, अगर इसी तरीके से हमने इसी कमिटमेंट से काम किया तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मईशत पे भी हम सब बाल लेंगे। देखें ना, सबसे बड़ा पैकेज जो मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से बड़ी एक एक्टिविटी हमें नज़र आती है, जब मुझे होप नज़र आ रही है कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.25 से 7% पे हम ले आए, तकरीबन आधा इंटरेस्ट रेट जो है। और मेरा ख्याल है कि और भी इसमें इंशाल्लाह कमी करने की कोशिश जो है वो होगी। तो उसके बाद हमने जितने भी पुरजोर तरीके से हम कर सकते थे कोविड का मुकाबला, उसके साथ साथ ही हमने शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन किया ताकि इंडस्ट्री जो है वो तबाह ना हो, लोगों के कारोबार ना हो। तो अब हमने जितना कंस्ट्रक्शन पैकेज जो दिया है, इसकी मिसाल पाकिस्तान नहीं दुनिया में नहीं मिलती। तो अब मैं समझता हूँ कि हम अब इंशाल्लाह बहुत जल्द रोड शोज ईद के बाद हम शुरू करेंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंशाल्लाह यहाँ पर जो है डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट हैं उनमें शामिल होगी। उसके बाद हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि ये माइलस्टोन होगा अगर ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब हो गया। अच्छा, इससे गवर्नमेंट से हट के आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज छोड़ के पीटीआई ज्वाइन की, नज़रियाती वजूहात थी या इंतज़ामी वजूहात थी? और आज पीटीआई की गवर्नमेंट को जो क्रिटिसिज्म मिलती है या पार्टी के जो हालात हैं, तो कभी आपको हुआ कि ये मैंने क्यों किया, मैंने पार्टी क्यों छोड़ी है, मैंने इनको? देखिए, मैं अर्ज़ करूँ जी, ये अच्छे और मुश्किल वक्त आते रहते हैं। और पहले ये बताएं उनको छोड़ा क्यों था? देखिए जी, मेरा अपना चीज़ था कि जब मैं इस मुल्क में आया था तो उस वक़्त मेरे आइडियल्स जो थे वो ब्रिटिश वाले थे और बहुत हाई थे। लेकिन वक्त के साथ साथ महसूस किया कि हर चीज़ यहाँ पर आइडियल नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं समझता था कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, पुलिस लोगों को इंसाफ नहीं देती। और मैं ये समझता था कि जब मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हूँ, जब अल्लाह के सामने पेश हूँगा
तो कहूँगा, वो पूछेंगे मुझसे कि भाई ये आपके ये लोग जो हैं कत्ल हो रहे थे, लोगों के अगवा हो रहे थे, औरतें रेप हुई थी, तो क्या किया तुमने? तो मैं कहूँगा मेरे पास पावर नहीं थी, मेरे पास इख्तियार नहीं थे, तो मेरे लिए मुश्किल पैदा होती थी, अब भी होती है। मैं आपको बताऊँ, ये नहीं कि अब मैं डिस्टर्ब नहीं होता, अब भी डिस्टर्ब होता हूँ जब मैं देखता हूँ लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, इंसाफ हो रहा है, थाने में जो लोगों के साथ ज्यादती हो रही जी। तो आपको था कि इंसाफ का हसूल का मसला, तो इंसाफ के हसूल का मसला था, फिर पीने के पानी का सबसे बड़ा इशू था, अब भी है। लेकिन मैं उस वक्त समझता था कि ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने देती। वो उन्होंने कहा कि जी साफ पानी कंपनी बनाई 4 साल। ये आई एम गोइंग टू इंटरप्ट यू, ये आपका बहुत बड़ा पैशन है, आप चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को साफ पानी मुहैया होना चाहिए, आप इस पे बहुत काम भी कर रहे हैं। मैं वही अर्ज करने लगा हूँ कि मैंने जो था, मैं फिल्ट्रेशन प्लांट लगाता था, मैं फिल्ट्रेशन प्लांट 15 लाख में लगाता था, वही प्लांट हुकूमत 1.5 करोड़ में लगाती थी। तो मेरी समझ से बाहर था कि 10 गुना कैसे ज़्यादा होता है। तो उस वक्त फ्रस्ट्रेशन थी कि भाई पानी जो है मुझे मौका मिल जाए। लेकिन अब मैंने महसूस किया कि जब हमारी हुकूमत आई है, प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ है, चीफ मिनिस्टर भी हमारा सपोर्टिव है, इसके बावजूद 2 साल हमारे रेड टेपिज्म ने ज़ाय कर दिए और पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ, कितने झगड़े, इवन मुझे अपनी मीडिया में फ्रस्ट्रेशन शो करनी पड़ी। और अब माशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि बुनियाद जो है आब पाक अथॉरिटी की बन गई है। लोग हमें भी कह रहे हैं, क्वाइट राइटली कह रहे हैं, वो कहते हैं कि वो 5 साल रहे, 5 साल में उन्होंने साफ पानी करते रहे, और फिर उसके बाद 100 प्लांट फिल्ट्रेशन टोटल जो है 118 लगे। हमें भी लोग कहते हैं कि जी 2 साल हो गए हैं, आपकी भी बातों के सिवा कुछ नहीं। तो हम लोगों की जो क्रिटिसिज्म है उसको सुनते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर आज ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि हमने 1 रुपया भी पब्लिक मनी अभी तक आब पाक अथॉरिटी पे खर्च नहीं की है। PC1 बन गया है, प्रोजेक्ट बन गए हैं, आज अखबारों में इश्तिहारात जो हैं वो आ गए हैं। सारी हमारी इंशाल्लाह एंड ऑफ अगस्त तक तमाम जो हमारा मेन स्टाफ होगा, CEO होगा, दूसरे लोग होंगे, वो इन प्लेस हो जाएंगे। कंसल्टेंट जो हैं वो हायर हो जाएंगे। जो अपनी बिड्स हैं वो सितंबर के पहले हफ्ते चली जाएंगी। और इंशाल्लाह जब इस पे काम होगा शुरू, फिर हम एक तरह काम नहीं करना। एक तो काम हुकूमत आब पाक अथॉरिटी करेगी, फिर दूसरे तरीके से मैंने 150 ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा किया है कोविड-19 के दौरान। फिर मैंने 150 ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करूँगा पीने के साफ पानी पे। और इंशाल्लाह एक तरफ हुकूमत के रिसोर्सेज होंगे, दूसरे तरफ मुखय्यर हजरात के होंगे। और इंशाल्लाह हम जो हमारी कमी हुई है, जो हमारे 2 साल ज़ाय हुए हैं, इंशाल्लाह इनको अगले 2 सालों में, 3 सालों में मुस्लिम लीग से अब यहाँ पे आ गए, बात वहाँ से चल रही है और यहाँ वहीं आ गई। तो अच्छी खबर नहीं। अच्छा, ये भी कहते हैं कि आपका जो उनके साथ माजी जो उनके साथ रिश्ता रहा है, सियासी रिश्ता रहा है, और अब PTI में आप हैं एक सीनियर रोल में, तो आपने कभी इन दोनों पार्टीज के दरमियान में पुल बनने की कोशिश नहीं की? पुल बन सकते हैं आप? देखें, पुल आदमी उस वक्त बनता है जब न्यूट्रल पोजीशन हो। मैं अगर नून को छोड़ने के बाद अगर किसी सियासी जमात में न जाता या नून में भी ना आता, तो मेरा ख्याल है कि आई कुड हैव बिन बहुत ब्रिज बन सकता था, क्योंकि तमाम पार्टीज़ में मेरे दोस्त हैं, तमाम पार्टी मेरी इज़्ज़त करती हैं। मेरा एक इशू और भी है कि मेरे चूँकि पर्सनल तल्कात को मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत देता हूँ। अगर मेरे पर्सनल तल्कात किसी भी जमात से हैं तो मैं वो दूसरी सियासी जमात में होने को दुश्मनी नहीं समझता। तो इसलिए मेरे अपने दोस्त जो हैं हर पॉलिटिकल पार्टी में मौजूद हैं, और जिस चीज़ पे हमने डिसएग्री करना है डिसएग्री करते हैं, लेकिन हम इसको, मैंने कभी ज़ाती दुश्मनी जो है अपनी सियासत को नहीं बना। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। सो गवर्नर साहब, आपका एक ये भी था रिपोर्टेडली कि आपको उनके डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी एतराज़ था। तो अब आप जब रिपोर्टेडली तो अब आप PTI में हैं, तो यहाँ के आपको लगता है कि यहाँ पे ग्रास रूट रिप्रेजेंटेशन के अलावा नहीं, एक लेट मी जस्ट फिनिश, आपको लगता है कि PTI सही मानों में डेमोक्रेटिक पार्टी है, जबकि कभी इसमें कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कभी सीनियर पार्टी पोजीशंस के लिए इलेक्शन नहीं हुआ? पाकिस्तान में कोई पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, ठीक है जी। किसी जमात में इलेक्शन नहीं होते, और यही वजह, आज अगर हम ये सोचें कि हमारी खराबियों की बुनियाद क्या है, उसकी वजह यही है कि पार्टीज ऑर्गेनाइज नहीं हो सकी हैं। लोग कभी जब -1 की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। भाई -1 माइनस पार्टी तो आप कह लें,
-1 नहीं हो सकता। पार्टियां है ही, पार्टियां हैं ही, लीडर्स के नाम वो पे। लीडर है तो पार्टी है, वरना पार्टी नहीं। पार्टी तो बनी ही नहीं है किसी ने भी पार्टी। तो व्हेन द पर्सनैलिटीज आर बिगर देन पार्टीज, तो फिर But -1 ideally कैसे आप हो सकता चाहेंगे है? ना, ना -1 नवाज शरीफ को हम कर सके, ना -1 जरदारी का कर सकते हैं, ना -1 इमरान खान। आप लेकिन आइडियली चाहेंगे कि पीटीआई ऐसी हो जैसे आप यूके देखिए जी, बेस्ड आप चाहते मेरी जो थे। मेरी Professional देखिए, मैं organize- अर्ज करूं कि जब मैं पीटीआई में गया था तो मेरी तो यकीनी तौर पर सोच थी कि मैं जिस तरीके से बरतानिया में, यूरोप में बिल्कुल, मैं पार्टीज बनती हैं, उस तरीके से मैं फंक्शन करूं और एक ऐसा लेगेसी यहाँ पर हम छोड़ के Professional जाएं कि लोगों organizations, को पता बिल्कुल। चले कि किस तरीके से पार्टीज जो हैं यूरोप में एक्ट करती हैं। देखें ना, वहाँ पर देखो फ़र्क कितना है। मैं ज़रा सिर्फ आपको फ़र्क बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर अगर आप लीडरशिप के ख़िलाफ़ बोलते, मैं लीडरशिप के ख़िलाफ़ बोलता था, मैं रेबल एमपी था, कंट्रोवर्शियल एमपी मुझे कहते थे। मैंने 24 दफ़ा अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ हाउस ऑफ कॉमन में वोट दिया है। यहाँ सोचें, ठीक है, यहाँ आप सोच सकते हैं। अच्छा, फिर जो सबसे बड़ी बात है कि इराक़ पे मैंने टोनी ब्लेयर के ख़िलाफ़ जो 1 मिलियन मार्च हुआ, तो मैंने बड़ी ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया उसको, बुश को तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन वहाँ पर ये नहीं हो सकता कि वो मेरी एमपी शिप जो है मुझे टिकट ना दें, इसलिए कि वो टिकट वो देना ही नहीं, उनके इख्तियार में नहीं है टिकट मुझे देना। कि पार्टी का एक system है पूरा। पार्टी में जो इख्तियार है वो बुनियादी जमहूरियत है, वहाँ पर लोकल डेमोक्रेसी है। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे हल्के में 600 पेड मेंबर हैं, थे उस वक्त मेरे अपनी कंस्टिट्यूएंसी। तो हर 5 साल के बाद 1 साल 2 साल इलेक्शन से पहले उन मेंबर्स का बैलेट होता है। अगर वो मेंबर जो हैं आपको मोर देन 50% वोट दे दें, ये नहीं होता कि 3 कैंडिडेट खड़े हैं तो जो सबसे ज़्यादा ले जाएगा, नहीं। यू हैव टू हैव मोर देन, फिर द सेकंड बैलेट होगा, यू हैव टू हैव मोर देन 50% ऑफ दी वोट्स हो जाएं, तो ना उसको टोनी ब्लेयर रोक सकता है, ना कंजर्वेटिव पार्टी में जो है उनका लीडर रोक सकता है, तो वो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। बहुत से लोग हैं जो पार्टी के खिलाफ पॉलिसियों से डिफर करते हैं, लेकिन वो सिस्टम यहाँ बदकिस्मती से अभी तक। अच्छा, फिर जो सिलेक्शन सारी वो वहाँ होती है, काउंसलर जो है, जो काउंसलर का एरिया है वहाँ के मेंबर उसको काउंसलर को चुनते हैं। पार्टी का कोई अमल दखल ही नहीं होता टिकट दें। हाँ, अच्छा, टिकट से मुझे याद है आप कभी इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? जी बिल्कुल लड़ेंगे इलेक्शन, जब अगला इलेक्शन आएगा करेंगे? लड़ेंगे। आप इस पोजीशन से आगे जाने के लिए तैयार हैं नहीं, कि पोजीशन में आगे जाना तो ना जाना तो ये किस्मत की बात है, और वो तो जाहिर है कि पार्टी के लीडर ने, यहाँ तो पार्टी का लीडर फैसला करता है ना, वो करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह इलेक्शन मेरा लड़ने का आपका है। अच्छा, ये दोहरी शहरियत वाला, ये ड्यूअल नेशनैलिटी, इस वक्त भी इशू, कल अभी रिसेंटली 2 लोगों ने रेजिग्नेशंस दिए हैं, तो आप क्या समझते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस का इशू नहीं है तो ये ड्यूअल नेशनैलिटी को इतना बड़ा बिग डील क्यों बना लिया गया? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो एक सोच हमने डेवलप कर ली है ये बहुत डेंजरस सोच है कि जो बंदा दोहरी शरीयत ले लेता है तो वो पैट्रियार्टिक नहीं रहता। पूरी दुनिया में देख लें कि जो पाकिस्तानी ड्यूअल नेशनैलिटी अमेरिका में लिए हुए हैं, जो ग्रीन कार्ड जिन्होंने लिया है, या बरतानिया में ली है, या दूसरी उन्होंने शरिया लिया, पाकिस्तान के लिए वो मरते और जीते हैं। पाकिस्तान पे मुश्किल आती है तो मिलियंस डॉलर इकट्ठे करके भेजते हैं। पाकिस्तान का, कश्मीर का झंडा लिए सड़कों पे किनारों में फिरते हैं। क्या ख्याल है आपका, आज जो हमारा यूरोप में इन्फ्लुएंस है या हमारा बरतानिया के कॉरिडोर्स ऑफ पावर में इन्फ्लुएंस है, ये कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट का था या है? ये वहाँ के जो हमारे कॉरिडोर्स ऑफ पावर में हमारे काउंसिल्स हैं, हमारे मेयर्स हैं, हमारे डिप्टी मेयर्स हैं, हमारे एमपीज हैं, और वो जब भी कोई इशू आता है कोई लॉबी करते हैं हमारे लिए। एक दिन होता है तो अफजल खान खत लिख देता है, अगले दिन होता है मैं यहाँ से उनको कहता हूँ हॉलीडे मोशन कश्मीर पे मूव कर दो, अगले दिन मूव कर देते हैं। तो ये लोग हमारा असासा हैं। हम इनको कहते हैं कि नहीं जी ये मुहिब वतन नहीं है क्योंकि मुल्क से बाहर चले गए। पहली बात तो यह है कि मैंने बरतानिया का इलेक्शन लड़ा, वहाँ पर उन्होंने तो पूछा भाई आपके पास न्यू नेशनलिटी, आप पाकिस्तानी नेशनलिटी गिव अप करें फिर हम आपको इलेक्शन लड़ने देंगे। मेरी कभी लॉयल्टी पे भी उन्होंने क्वेश्चन किया। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी ज्यादती है, इसमें हमें सोचना चाहिए। और जो भी बाकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बार करता है। देखें, असल बात तो सुप्रीम आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है।
अगर वो बार करता है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम अमल करें, ये ना करें कि फलां के पास। और मुझे ये बताएं कि हमें कोई असासे जो हमारे जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, उनको लॉ तो नहीं कहता था कि असासे डिक्लेयर करें, लेकिन इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि असासे आपने डिक्लेयर करनी चाहिए और उन्होंने असासे डिक्लेयर किए थे। और मैं समझता हूँ कि चाहे वो हमारे डॉक्टर जफर साहब हैं या तानिया है, दे हैव मेड ए कंट्रीब्यूशन। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, चाहे वो मेरी पार्टी के लोग हैं, दूसरी पार्टी के लोग हैं, जब लोग ओहदे से रिज़ाइन कर दें या उनको सैक कर दिया जाए तो फिर हमें उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसको सोचना चाहिए। उनके बिला वजह तनकीद फिर जाने वालों पे हमें नहीं करनी नहीं जी, बिल्कुल सोशल मीडिया के उनकी जो कंट्रीब्यूशन जो है उनको अप्रिशिएट। हाँ, अगर कोई करप्शन का किसी पे दाग है तो फिर भी इन्वेस्टिगेशन हो, उनको पकड़ो, उनको सजा दो, एविडेंस लाओ, स्टैकअप करो कोर्ट में। असल में ये जब से शुरू है ना कि ट्विटर पे अनाउंसमेंट्स होने शुरू हो गए हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से भी, तो वहीं पे वो शुरू हो जाता है, जजमेंट्स शुरू हो जाते हैं। एक मुझे यूरोप से ख्याल आया, पाकिस्तान के लिए तजारती मराहत हासिल करने के लिए बहुत काम किया है, तो वहाँ के जो यूरोपियन इंटरलॉक्यूटर्स के साथ आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान के बारे में? देखिए, मैं आपको थे या हैं? जी, मैं अभी बताता हूँ। GSP प्लस की बात आपने की, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी बरतानिया की, सबको मैंने ऑन बोर्ड लिया, हम उन सब ने हमें सपोर्ट दिया। उन्होंने इसलिए मुझे सपोर्ट नहीं दिया कि मैं गवर्नर यहाँ से गया हूँ। एक तो मेरा ये बेनिफिट था कि मैं फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था उनसे सबसे बड़ा जो हुआ वहाँ पर हमारे जो MPs थे, हमारे MEPs थे, हमारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी को लॉबी किया कि पाकिस्तान को आप यूरोप में GSP प्लस के लिए सपोर्ट करें। इसी तरीके से हमारे जो यूरोप में लोग रहते हैं उन्होंने अपने अपने, तो मैंने एक तरफ तो MPA से डायरेक्ट डायलॉग किया जो मुझसे बात, दूसरा मैंने कम्युनिटी की जो स्ट्रेंथ थी उसको इस्तेमाल किया कि वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने शहरों में जो उनके मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट है उनको लॉबी करें, मुझसे उनकी मीटिंग करवाएं। अच्छा, आई वाज वाचिंग वन ऑफ योर ओल्ड इंटरव्यूज, तो आप ये साउथ पंजाब को सूबा बनाने के बारे में इस वक्त आपके क्या ख्याल आते हैं उस चीज़ के बारे में? बिल्कुल सूबा बनना चाहिए, ये हमारी पार्टी की कमिटमेंट है। हमने साउथ पंजाब के लोगों से वादा किया है और एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की जिसने मैनिफेस्टो से पहले वादा किया और अब माशाल्लाह वहाँ पर इन्होंने सेक्रेटेरिएट जो है वो बना दिया है, स्टाफ की वहाँ बात हो रही है, वहाँ जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG वगैरह सारी चीज़ें जो हैं इन प्लेस हैं ताकि रहीम यार के लोगों को, साउथ पंजाब के लोगों को अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए लाहौर ना आना पड़े। उनके इशू जो हैं बहावलपुर में, डेरा गाजी खां में, मुल्तान में हल होने चाहिए। बिल्कुल। बस वन लास्ट क्वेश्चन, वही कि अब बहुत सारे लोग ये, वही खैर वो जो मैंने शुरू में पूछा था कि लोग ये समझते हैं कि आपकी और उस्मान बुज़दार साहब की, चीफ मिनिस्टर साहब की बनती नहीं है, तो एक दफ़ा प्लीज़ ये क्लियर कर दें लोगों को कि मेरा ख्याल है जी मैं 100 दफ़ा फिर मेरे लिए भी कर दें, मेरे शो पे भी कर दें। हाँ, कि हमारी कोई किसी किस्म की भी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारी किसी किस्म की गिलारी नहीं है। वो अपने दायरा इख्तियार में काम कर रहे हैं, मैं अपने दायरे, मैं तो कहता हूँ कि भाई ये जो सूबे को चलाना है वो चीफ मिनिस्टर ने चलाना है, सूबे को जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो सारा उनके पास है। मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में मैं अपना रोल अदा भी करता हूँ और अपनी पावर भी एक्सरसाइज करता हूँ और किसी को दखल न करने देता हूँ ना। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी, इट्स बीन अ प्लेजर एंड इंशाल्लाह टॉक टू यू अगेन। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी शो पे मुलाकात होगी, देखते रहिएगा। आप तक विद मेहर तारड़।